नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से आज होने वाली है चर्चा। पहली खबर में शिंदे की चुप्पी को लेकर उठ रहे सवालों की चर्चा करेंगे। क्या एकनाथ शिंदे शपथ से पहले देवेंद्र फडणवीस को फंसाने वाले हैं? वो डिप्टी सीएम की शपथ पर खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं, बताएंगे आपको। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का किसानों को लेकर दिया बयान तो आपने सुना होगा, लेकिन उन्होंने कृषि मंत्री को मंच से वो कौन सा वादा याद दिलाया, आज हम आपको बताएंगे। राहुल प्रियंका की संभल यात्रा पर कैसे फूटा घंटों जाम में फंसी आम जनता का गुस्सा। कांग्रेस के संभल एपिसोड का थप्पड़ कांड क्या है, वीडियो के साथ पूरी रिपोर्ट आपके सामने होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे स्पेशल रिपोर्ट होगी, जिसमें दिखाएंगे गोल्डन टेम्पल वाला गोलीकांड। पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा फायरिंग की साजिश किसने की, इसकी एक एक डिटेल आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। आज आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान हो गया। चुनाव नतीजे आने के 11 दिन यानी लगभग 264 घंटे बाद बीजेपी ने इसकी घोषणा कर दी। बीजेपी के पर्यवेक्षक विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में सर्वसम्मति से फडणवीस को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इसके बाद महायुति के नेताओं ने राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को समर्थन की चिट्ठी के साथ सरकार गठन का पत्र सौंप दिया। राज्यपाल ने देवेंद्र फडणवीस को सरकार बनाने का न्योता भी दे दिया। अब कल शाम 5:30 बजे मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये तस्वीरें देखकर आपको लगा होगा कि महायुति के बीच अब ऑल इज वेल हो गया है। किसी मसले पर गठबंधन नेताओं के बीच कोई भी मतभेद नहीं बचा है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है और मंत्रालयों पर पेच पूरी तरह से नहीं सुलझा है। इसके संकेत 25 सेकंड के एक वीडियो से मिले हैं, जो हमने आपके लिए डिकोड किया। तो आपको बता दें कि राजभवन में महायुति के तीनों नेताओं देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की मौजूदगी के बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सियासी गलियारों में यह वीडियो चर्चा का विषय बन गया। दरअसल राजभवन के अंदर तीनों नेता एक साथ टेबल पर बैठे हुए थे और राज्यपाल के आने का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए। दोनों नेता एक दूसरे की तरफ चेहरा करके आपस में बात कर रहे थे। देवेंद्र फडणवीस बीच में बैठे थे और उनके दाईं तरफ अजीत पवार थे, जबकि बाईं ओर एकनाथ शिंदे। कुछ सेकंड तक दोनों बातचीत में बिजी नजर आए। इस दौरान अजीत पवार हंसते हुए भी नजर आए, लेकिन इस पूरे वीडियो में एकनाथ शिंदे के हाव भाव गौर करने वाले थे। वो इन दोनों से अलग अपने मोबाइल में व्यस्त नजर आए। अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की बातचीत में एक बार भी उन्होंने उनकी तरफ नहीं देखा। उनके चेहरे पर सरकार बनाने को लेकर कोई भी उत्साह नजर नहीं आ रहा था। अब जरा ये पूरा वीडियो देखिए। राज्यपाल को समर्थन की चिट्ठी सौंपने के बाद एकनाथ शिंदे ने फूलों का बुके सौंपकर राज्यपाल का सम्मान किया। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने खुद अपने हाथों से बुके लेकर एकनाथ शिंदे को दिया। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस ने बड़प्पन दिखाने की कोशिश की और सरकार में साथ मिलकर काम करने की नीयत से शिंदे के साथ ये शिष्टाचार वाला व्यवहार दिखाया। हालांकि ये दोनों वीडियो देखने के बाद अटकलों का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया कि महायुति के बीच मतभेद पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद तीनों ही नेताओं ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नाराजगी, मतभेद जैसी अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की। देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद को टेक्निकल बताकर मिलकर काम करने की बात कही और मनमुटाव के सवालों को टाल दिया। ये जो पद है, ये पद एक प्रकार से टेक्निकल बात है। हम तीनों मिलकर और साथ में हमारे जो साथी पक्ष है उनको साथ में लेकर तमाम निर्णय करेंगे और महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जो संकल्प हमने लिया है और विशेष रूप से महाराष्ट्र की जनता को जो वादे हमने किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए पूरी जी जान के साथ ये सरकार काम करेगी। इसके बाद पत्रकारों ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से शपथ को लेकर सवाल पूछा। क्या वो दोनों कल मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेंगे? इस सवाल के जवाब में अजीत पवार ने जो कहा उसमें चुटकी भी थी और सियासी संकेत भी थे। कहीं न कहीं उनकी बात का इशारा एकनाथ शिंदे की नाराजगी की ओर था। हालांकि शिंदे भी इशारों में अजीत पवार की चुटकी लेने से नहीं चुके। शाम तक रुको, अभी कल शपथ शाम तक उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। दादा को अनुभव है।
दोपहर शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। परंतु ऐका, पूर्वी आम्ही सकाळी दोघांनी घेतली होती, तो हे राहून गेलेलो होता. आता पुढे 5 वर्ष आता ठेवणार आहे. सगळे कन्फ्युजन दूर होतील. थोडी कळ काढा, काही कन्फ्युजन ठेवणार नाही, सगळं क्लिअर. काही कन्फ्युजन नाही आहे. बाबा काही कन्फ्युजन नाही. एकनाथ शिंदे ने अपनी शपथ पर खुलकर कुछ भी नहीं कहा, बल्कि शाम तक सब क्लियर होने की बात कहकर सवाल को टाल दिया. लेकिन अंदर की खबर यह है कि सीएम की कुर्सी हाथ से जाने के बाद शिंदे अहम मंत्रालयों की मांग पर अड़े हुए हैं. हमने कल इसी शो में आपको दिखाया था कि एकनाथ शिंदे बीजेपी से गृह, राजस्व, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई और ऊर्जा विभाग की मांग कर रहे हैं, जिस पर बीजेपी की तरफ से अब तक कोई भी फैसला नहीं लिया गया है. माना जा रहा है कि जिस तरह दिल्ली में मंथन से सीएम का रास्ता साफ हुआ, ठीक उसी तरह मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर भी महायुति के नेता एक बार फिर दिल्ली दरबार का रुख कर सकते हैं, क्योंकि शिंदे लगातार इस मसले पर देवेंद्र फडणवीस समेत बीजेपी नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं. आज एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे से मिलने उनके बंगले वर्षा पर पहुंचे. यहां करीब 45 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई. बातचीत को लेकर एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर ने बताया है कि शिंदे और फडणवीस के बीच मंत्रिमंडल में शामिल होने पर सकारात्मक चर्चा हुई. किसी भी वक्त एकनाथ शिंदे फैसला जाहिर कर सकते हैं. इससे पहले कल भी शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस के साथ अपने बंगले वर्षा पर मुलाकात की थी. यह मीटिंग मंगलवार शाम को सीएम के आधिकारिक बंगले वर्षा पर हुई थी. देवेंद्र फडणवीस मुलाकात के लिए एकनाथ शिंदे के पास पहुंचे थे. एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद ने मीटिंग को लेकर सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक मीटिंग के लिए शिंदे ने फडणवीस को कॉल किया था और पूछा था कि अगर ठीक लगे तो मेरे आवास पर आ जाए. फडणवीस ने शिंदे का आग्रह स्वीकार किया और वर्षा के लिए रवाना हो गए. मुलाकात के दौरान शिंदे ने फडणवीस से कहा, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, हम साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे. इसके बाद दोनों ने बैठकर कुछ अहम फैसलों पर चर्चा की, जो उन्होंने सरकार में साथ रहते हुए मिलकर लिए थे. यानी बार बार अच्छे फैसलों का हवाला देकर शिंदे बीजेपी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं. इससे पहले आज जैसे ही देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना गया, मुंबई से लेकर नागपुर तक समर्थकों में जश्न की लहर दौड़ गई. आतिशबाजी के साथ मिठाइयां बांटकर फैसले का स्वागत किया गया. सब हमारे विधायक उनकी इच्छा अनुसार हम हमारे संसदीय दल के नेता को चुनेंगे. मी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळ गटनेतेपदी आपल्या सगळ्यांचे मित्र, आपल्या सगळ्यांचे नेते, आपल्या सगळ्यांचे मार्गदर्शक माननीय देवेंद्रजी, सरिताताई गंगाधरराव फडणवीस यांचं नाव या ठिकाणी सुचवतो. छत्रपती शिवाजी महाराज की. श्री देवेंद्र सरिताताई गंगाधरराव फडणवीस यांच्या नावाचा प्रस्ताव आपल्या समोर मांडतो. भारतीय जनता पार्टीच्या विधिमंडळाच्या नेतेपदी आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस यांचा प्रस्ताव मांडलेला आहे. देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेता नियुक्तीचं संपूर्ण समर्थन करतो. मुझे लगता है कि एक ही प्रस्ताव आया हुआ है और कोई प्रस्ताव है पक्का कि सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं. पूरे कोऑपरेशन के साथ डबल इंजन, पावरफुल इंजन बन करके महाराष्ट्र को फर्स्ट इन द कंट्री स्टेट बनाएंगे. बहुत आनंद हुआ इस एक मत निर्णय में. हम एक है तो सेफ. आज पुन्हा एकदा पूर्ण बहुमत आपल्या महायुतीला, प्रचंड बहुमत हे महायुतीला मिळालं आणि एक है तो सेफ है आणि मोदी है तो मुमकिन है. भारत की बात में खबरों का रुख देश के अन्नदाता की तरफ मोड़ते हैं. वो किसान जो देश की अर्थव्यवस्था में करीब 17% के हिस्सेदार हैं. वो किसान जिनका देश के वर्कफोर्स में करीब 47% हिस्सा है. वो किसान जिन्हें भारत की असल पहचान माना जाता है. वही किसान फिर से सुर्खियों में है. एक बार फिर किसानों की
सरकार और प्रशासन से भिड़ंत की खबरें सामने आ रही हैं। उन प्रदर्शनों के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाएंगे किसानों के पक्ष में उठी सबसे बड़ी आवाज। ये आवाज है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल किसानों के प्रति सरकार के रवैये पर सवाल खड़े कर दिए। इस खबर से जुड़ा आज का अपडेट भी आपको बता दें कि किसानों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। गृह मंत्री के दफ्तर में यह मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है, लेकिन अब सबसे पहले आपको उपराष्ट्रपति का वो बयान सुनवाते हैं जिसके बाद एक बार फिर किसान आंदोलन देश की राजनीति के केंद्र में आ गया है। किसान अकेला है जो असहाय है। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। भारत का प्रधानमंत्री आज विश्व के शीर्ष नेताओं में गिना जाता है, तो मेरा किसान परेशान क्यों है, क्यों पीड़ित है? मानकर चलिए अपने रास्ता भटक गए हैं, हम उस रास्ते पर गए हैं जो खतरनाक है। अपने किसान को उसके उत्पाद की उचित मूल्य दे देंगे तो मुझे समझ में नहीं आता कोई पहाड़ गिरेगा। किसान यदि अगर आज के दिन आंदोलित है, उस आंदोलन का आकलन सीमित रूप से करना बहुत बड़ी गलतफहमी और भूल होगी। वादा किया गया, वादा क्यों नहीं निभाया गया? और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसानों के मसले पर सरकारी तौर तरीकों पर सीधे सवाल उठाए। कुछ पॉइंट्स में हम वो सारे सवाल एक बार फिर आपके सामने दोहरा देते हैं। जगदीप धनखड़ ने पूछा, पूर्व कृषि मंत्री ने कोई वादा किया था? अगर वादा किया तो निभाया क्यों नहीं? वादा पूरा करने के लिए सरकार कर क्या रही है? देश के किसान आंदोलन को क्यों मजबूर हैं? पिछले साल किसानों से बातचीत शुरू हुई थी, उसमें क्या हुआ? किसानों से वार्तालाप क्यों नहीं हो पा रही? और अगर किसानों को एमएसपी दे देंगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? उपराष्ट्रपति धनखड़ ने किसानों को लेकर जितने सवाल उठाए, उसमें सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी अड़चन एमएसपी को लेकर ही नजर आती है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो तय मूल्य जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है। अभी कुल 22 फसलों पर सरकार एमएसपी देती है, लेकिन सरकार हर किसान से इन फसलों को खरीदने के लिए बाध्य नहीं है। इससे किसानों को कई बार एमएसपी से कम दाम पर फसल बेचनी पड़ती है। किसानों की सीधी लड़ाई इसी बात को लेकर है। किसानों की मांग है कि सरकार एमएसपी पर कानूनी गारंटी दे, यानी सरकार फसल खरीद लेने की गारंटी दे। सरकार इसकी गारंटी देने के लिए अभी तक मन नहीं बना पाई है। हालांकि दिल्ली बॉर्डर्स पर लंबे समय तक चले किसान आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने 12 जुलाई 2022 को एमएसपी पर 29 लोगों की एक कमेटी बनाई थी, जिसमें 18 सरकार से जुड़े लोग शामिल हैं और 11 किसान हैं। उस कमेटी की अब तक 35 से ज्यादा मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन हल क्या निकला उसकी रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है। अब सवाल ये उठता है कि उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर बैठकर जगदीप धनखड़ ने किसानों पर सरकार को क्यों घेरा, तो उसके पीछे है उनका बैकग्राउंड। जगदीप धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू से हैं और जाट परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वो कई मौकों पर खुद को किसान पुत्र भी बता चुके हैं, इसलिए जगदीप धनखड़ के मन में कहीं न कहीं किसानों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखता है। शायद यही वजह थी कि किसानों के मुद्दे पर उन्होंने इतनी बड़ी बात उठाई। आज संसद में इसी मुद्दे को विपक्ष ने लपकने की कोशिश की। कांग्रेस से लेकर दूसरे दलों ने इस मुद्दे पर उपराष्ट्रपति की तारीफ की और सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन धनखड़ ने किसानों पर विपक्ष की आवाज को घड़ियाली आंसू बता दिया। इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर इज नॉट सर्व्ड बाय स्लोगनियरिंग और क्रोकोडाइल टीयर्स। मेंटेन डेकोरम। एक तरफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ देश के सारे किसानों की तकलीफों पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, तो ठीक उसी समय दिल्ली के बॉर्डर्स पर उत्तर प्रदेश के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इस नए प्रदर्शन ने यूपी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि उत्तर प्रदेश के किसानों का मौजूदा प्रदर्शन पंजाब और हरियाणा के किसानों की मांगों से बिल्कुल अलग है। क्या है पूरा मामला, समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। ये प्रदर्शन,
ये आक्रोश, ये यलगार, ये हंगामा, ये यूपी के किसान हैं जो अपनी मांगों के साथ प्रशासन और यूपी सरकार के सामने खड़े हैं। दावा कर रहे हैं कि इस बार लड़ाई आर या पार की होगी। इस प्रदर्शन को पश्चिमी यूपी के 20 जिलों के किसानों का समर्थन है और इसका सेंटर रहा नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे का 0 पॉइंट, जहां किसान अपनी मांगों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन कितना बड़ा हो गया है और सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, उसे समझने से पहले आपको प्रदर्शन के पीछे की मांगे जान लेनी चाहिए। इन किसानों की मांगे हैं कि पुराने अधिग्रहण कानून के तहत विकसित भूखंड का 10% हिस्सा दिया जाए, मुआवजे में 64.7% की बढ़ोतरी की जाए, 1 जनवरी 2014 के बाद अधिग्रहित भूमि का बाजार भाव से 4 गुना मूल्य मिले और विकसित भूखंड का 20% हिस्सा दिया जाए, आबादी का निस्तारण हो और गांव का विकास किया जाए। इन्हीं मांगों के साथ नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर जुटे किसानों को पुलिस ने 3 दिसंबर को हटा दिया था। 126 किसानों को गिरफ्तार किया था। पश्चिमी यूपी के तमाम जिलों के किसान इस बात से भड़क गए और उन्होंने आज नोएडा आने का ऐलान कर दिया और अपने किसान साथियों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। आखिरकार नोएडा प्रशासन ने किसानों को रिहा कर दिया। इन सब के बीच नोएडा आ रहे किसान नेता राकेश टिकैत को अलीगढ़ के टप्पल में हिरासत में ले लिया गया, जहां टिकैत ने लखनऊ में बैठी योगी सरकार को बड़ा अल्टीमेटम दे डाला। अगर इसका समाधान नहीं होता तो हम ट्रैक्टर यात्रा शुरू करेंगे यहाँ से लखनऊ की। अब लड़ाई आर पार की होगी। बात संभल पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के रण की कर लेते हैं। आज राहुल और प्रियंका गांधी संभल के लिए रवाना हुए। मकसद था पीड़ितों को न्याय दिलाना, लेकिन उनकी राजनीति के चक्कर में आज जनता जाम में फंस गई। बाद में पुलिस की मनाही के बाद आखिरकार उन्हें वापस लौटना पड़ा, लेकिन इस खींचतान में जनता को घंटों ट्रैफिक में जूझना पड़ा। संभल जाना है तो चुपचाप चले जाते। मीडिया चाहिए थी, अटेंशन चाहिए था, पूरा हल्ला मचाया, यहाँ इतने सारे खड़े कर दिए। दुखी कौन हो रहा है? इसी में बैठा आराम से, हम परेशान हो रहे हैं। इस जाम में करीब 1.5 घंटा हो गया और हमारी बेटी का एग्जाम है मेरठ के अंदर 1 बजे से। कहने को तो राहुल गांधी संभल की जनता को न्याय दिलाने के लिए निकले थे, लेकिन न्याय की इस कोशिश में दिल्ली गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर जनता के साथ कितना अन्याय हुआ, ये तस्वीरें बता रही है। राहुल के संभल जाने की खबर के बाद से दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर 5 घंटों तक जनता सड़क पर तड़प गई। 8 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। 5 घंटे तक गाजीपुर बॉर्डर के आसपास जनता इसी तरह से परेशान होती रही। हम और आप घर में इन तस्वीरों को देखकर परेशान हो गए हैं, तो सोचिए इस जाम में फंसने वालों की हालत कैसी रही होगी। उसी जाम से बेहाल लोगों ने जब राहुल के खिलाफ नारेबाजी कर दी, तो राहुल के समर्थकों ने उनकी पिटाई कर दी। आखिर क्या गलती थी इन लोगों की? क्या आज की तारीख में आम आदमी होना गुनाह हो गया? क्या एक वीवीआईपी के काफिले की वजह से घंटों तक जाम में फंसे लोगों को विरोध का भी हक नहीं है? राहुल गांधी की न्याय ब्रिगेड के उन लोगों को क्या इस बात की जरा भी फिक्र थी कि उनके नेता के चक्कर में यहाँ फंसे आम लोगों के साथ आज क्या क्या अन्याय हो गया? किसी की साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई, तो किसी का कोर्ट में मामला अब 4 महीने तक लटक गया। गोल्डन टेम्पल गोलीकांड, जिसकी गूंज अब तक कानों में सुनाई दे रही है। एक ऐसी तस्वीर जिसने देखा वो चौंक गया, जिसने सुना वो हैरान रह गया और जहन में बस एक ही सवाल कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। हमने कल भारत की बात में आपको दिखाया था कि सिखों की सर्वोच्च संस्था श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल समेत अकाली दल के कई नेताओं को धार्मिक गलतियों के लिए सजा सुनाई थी।
इस सजा के तहत सुखबीर सिंह बादल सुबह 9 से 10 बजे तक स्वर्ण मंदिर के गेट पर पहरेदार बनकर मौजूद थे और इसी दौरान अचानक एक हमलावर बिल्कुल नजदीक आकर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन सुखबीर सिंह की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी उसे वक्त रहते दबोच लेते हैं। बीजेपी पंजाब में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है, जबकि पंजाब पुलिस का दावा है कि उनकी मुस्तैदी की ही वजह से दुर्घटना को रोक लिया गया। आज भारत की बात पे मेरे साथ देखिए इस गोलीकांड के हर सवाल का जवाब और हर वो तस्वीर जो अपने साथ पूरी कहानी को समेटे हुए है। गोल्डन टेम्पल के गेट पर चली गोली की गूंज, जिसकी आवाज ने डिप्टी सीएम को स्वर्ण मंदिर के दरवाजे पर गोली मारने की वो कोशिश जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। गोली मारने की कोशिश जड़ी है वो की गई है सुखबीर सिंह बादल नूं, पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष रहे, उनके ऊपर हमले का प्रयास दर्शाता है कि पंजाब में स्थिति किस सीमा तक पहुंच गई है। लेकिन सवाल और उसके जवाब से पहले जरूरी है कि बारीकी से उन तस्वीरों का विश्लेषण किया जाए जो बुधवार सुबह देश के सामने आई। तस्वीरें बुधवार सुबह करीब 9 बजे की हैं, जब सुखबीर सिंह बादल व्हील चेयर पर बैठे पहरेदारी की सेवा दे रहे थे। सुखबीर सिंह बादल ने नीले वस्त्र धारण किए थे। उनके दाहिने हाथ में बर्छा है और गले में एक तख्ती लटकी हुई थी जिस पर लिखा है, हम अपराधी हैं, आप बख्शने वाले हो। दरअसल सुखबीर सिंह बादल स्वर्ण मंदिर के गेट पर पहरेदारी करके अपनी सजा पूरी कर रहे थे। अब उनके साथ खड़े इन 3 लोगों को देखिए, 1, 2, 3 सारे कपड़ों में मौजूद ये कोई आम लोग नहीं हैं। इनके कंधों पर पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा है। गोली मारने की कोशिश की गई। आपकी स्क्रीन पर सीसीटीवी कैमरे की वो तस्वीर मौजूद है जब हमलावर की एंट्री होती है। भीड़ के बीच में से हमलावर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कदम चलते हुए हमलावर सुखबीर सिंह बादल के करीब पहुंच चुका है। सुखबीर सिंह बादल की सुरक्षा में तैनात लोगों की नजर इस व्यक्ति पर ही होती है, क्योंकि वो उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। पैर धोने वाली जगह से जैसे ही वो अपना अगला कदम बढ़ाता है, उसी पल जैकेट के भीतर से पिस्तौल निकालता है। पिस्तौल निकालने के दौरान ही सुरक्षा कर्मी उसका हाथ पकड़कर ऊपर उठा देते हैं। लोडेड पिस्तौल फायर होती है, लेकिन गोली सुखबीर सिंह बादल से कुछ मीटर दूर गोल्डन टेम्पल के गेट की दीवार पर लग जाती है और सुखबीर बाल बाल बच जाते हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि वो निशान जो है वो गोली का बताया जा रहा है जो उस व्यक्ति द्वारा चलाई गई थी। अब जरा फिर से देखिए, 11 सेकंड की तस्वीर में 3 सेकंड तक सब कुछ ठीक था। चौथे सेकंड वो जैकेट से बंदूक निकालता है। 5वें सेकंड पर गोली चल जाती है। मतलब ये कि अगर सिर्फ 1 सेकंड की देर और हुई होती तो गोली सुखबीर सिंह बादल को लग सकती थी। राइट साइड को जो है ये दरबान खड़े हैं, हाथ में बर्छा लेके। यहीं पे सुखबीर सिंह बादल की कुर्सी लगी थी जिसके ऊपर सुखबीर बादल जो है बैठे थे। उनके सुरक्षा कर्मी भी थे उनके साथ। वो बंदे दा असी जदों आया मैं मुस्तैदी च खड़ा सी जी, ते वो देख के जदों कड्ढन लग्या ते उन्होंने असी सारिਆਂ ने रौनक करके ਉਹਦਾ पिस्टल भी खोलिया, बंदा भी गिरफ्तार कर लिया। सुखबीर सिंह बादल को फौरन कड़े सुरक्षा घेरे में ले लिया जाता है। सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने वाले आरोपी का नाम नारायण सिंह चौड़ा है।
हमला करने के पहले नारायण सिंह चौड़ा स्वर्ण मंदिर के भीतर दिखाई दे रहा था। 9:14 ਤੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਗੇਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਣਾ ਜੇ ਹੁਣੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਗਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰਦਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੇਟ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੇ ਕਾਰਨ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਰਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ। ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ चढ़ गया चढ़ रहा ना हम चढ़ गए। तस्वीरें बुधवार सुबह 9:11 से 9:15 के बीच की हैं, जब स्वर्ण मंदिर के भीतरी परिसर में हमलावर नारायण सिंह घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस वक्त वो मंदिर में था उसके पास पिस्तौल मौजूद थी। और ये बंदा कोई ये नहीं कि कोई नवा बंदा है, मतलब 90 तो लैके अज 2024 34 साल का रिकॉर्ड है पुलिस को। और तुसी 9:13 तुसी प्रेस उत्थे सी जदों आपां सेवा करते सी, विचों लंघ के गया एंड ओहदे कोल 9mm उदों विच सी ओहदे कोल। तुसी वेखो पुलिस दा फेलियर। शिरोमणि अकाली दल के नेता और सुखबीर सिंह बादल के साले बिक्रम सिंह मजीठिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमले से एक दिन पहले ही नारायण सिंह रेकी कर रहा था। आज सुखबीर जी हुण जिथे जा रहे हैं, सुखबीर जी अगे बैठे सिक्योरिटी वाला तुसी देखो, आ भी सिक्योरिटी वाला, आ मगर भी सिक्योरिटी वाला होगा। आ गया, इन्होंने फड़िया क्यों नहीं जी? 9:14 ते है, 9:28 ते अटैक किया। मतलब पुलिस तो लई फिरती रही है उन्होंने VIP पन को, बिकॉज दिस वॉज अ प्री प्लैंड अटैक। सुखबीर जी नूं अज जान तो मार ही देना सी जी, ये तो रब ने बचाया, होर किसी ने नहीं। बिक्रम सिंह मजीठिया कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि पुलिस वक्त रहते हमला रोकने पर अपनी पीठ ठोक रही है। ਇਹ ਜੀ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਐਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਿਸਟਲ ਅੰਦਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। पुलिस की दलील है कि स्वर्ण मंदिर में धार्मिक भावनाओं के चलते ना तो किसी की तलाशी ली जा सकती है और न ही वहां पुलिस वर्दी में तैनात की जा सकती है, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। और पुलिस वहां बहुत मुस्तैद थी और एक AIG, 2 SP और 2 DSPs की वहां ड्यूटी लगी हुई थी और तकरीबन 175 हमारे कांस्टेबल्स और अदर रैंक्स वहां ड्यूटी पे थे सिविल कपड़ों में। स्वर्ण मंदिर के गेट पर चली गोली पर राजनीतिक शोर भी बहुत जोर से सुनाई देने लगा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी वाली भगवंत मान की सरकार है और शिरोमणि अकाली दल से लेकर BJP तक भगवंत मान सरकार की कानून व्यवस्था को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है। सवाल तो खड़े होंगे ही, क्योंकि केजरीवाल कानून व्यवस्था को आधार बनाकर दिल्ली में अपनी राजनीति को धार देते हैं, लेकिन पंजाब में हुए गोलीकांड पर क्या कहेंगे? और इसीलिए कहा जा रहा है कि इसकी गूंज अगले साल दिल्ली विधानसभा चुनाव तक सुनाई पड़ सकती है। गोलीकांड के राजनीतिक मायने क्या होंगे, इससे पहले हमला करने वाले की कुंडली खंगाल लेते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पंजाब के पूर्व डिप्टी CM पर गोली चलाने वाला नारायण सिंह चौड़ा कोई युवा नहीं, बल्कि एक 68 साल का बुजुर्ग है, जिसका जन्म डेरा बाबा नानक के चौड़ा गांव में 1956 में हुआ था। पुलिस के मुताबिक पहले भी उसके पास से हथियार बरामद हो चुके हैं। इसमें नारायण सिंह चौड़ा जो के पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है जिनका, उनको गिरफ्तार किया गया, केस रजिस्टर कर दिया और हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। स्वर्ण मंदिर के गेट पर बैठे सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलाने वाले नारायण सिंह चौड़ा की क्राइम कुंडली देख लीजिए। चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल ब्रेक केस का मुख्य आरोपी रहा है। फरवरी 2004 में आर्म्स एक्ट का केस दर्ज हुआ था। जेल से फरार आतंकियों तक हथियार पहुंचाने का आरोप लग चुका है। नारायण सिंह चौड़ा पाकिस्तान भी जाता रहा है और अपने अपराधों के लिए अमृतसर, गुरदासपुर, लुधियाना और चंडीगढ़ की जेल में सजा काट चुका है।
आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये बुड़ैल जेल ब्रेक के वक्त की तस्वीरें हैं, जिसका आरोप नारायण सिंह चौड़ा पर लगा था और उस वक्त उसकी उम्र 48 साल थी। नारायण सिंह चौड़ा जिसके खालिस्तानी एलिमेंट्स से जो है पहले संबंध रहे हैं, एक्टिव रहा है, उसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे दर्ज रहे हैं जो आतंकवाद के दिनों में उसके ऊपर हुए थे। तो नारायण सिंह चौड़ा जो है वो कोशिश करता है सुखबीर सिंह बादल को निशाना बनाने की। और इसमें बड़ी बात यह है कि ये शख्स जो है पिछले कल भी स्वर्ण मंदिर में था और पूरी तरह जासूसी जो है उसने की कि सुखबीर सिंह बादल अगले कल भी यहाँ पे बैठेंगे, पहरा देंगे। ये गोली चलाने वाले नारायण सिंह चौड़ा का घर है। पत्नी के मुताबिक नारायण सिंह सुबह 5:45 बजे ही घर से निकल गया था और घर पर ये बोल कर गया था कि श्री दरबार साहिब में बरसी का कोई कार्यक्रम है। वो तो सवेरे 5:45 गए ने। अच्छा ते की कहने गए करो कुछ नहीं आंदे प्रोग्राम है उथे बरसी है तो मैं उथे चलिया। केदी बरसी है पता नहीं कि मैं नहीं कदी नहीं कुछ की हम बरसी। स्वर्ण मंदिर के गेट पर सुखबीर सिंह बादल पर हमला नहीं हुआ। यह हमला श्री अकाल तख्त साहिब के हुक्म को पूरा करने वाले एक सेवादार पर हुआ है। अकाल तख्त साहिब सिखों की सर्वोच्च संस्था है और उनके हुक्म से बड़ा कुछ नहीं होता। सुखबीर सिंह बादल ते हमला नहीं है, ये हमला श्री अकाल तख्त साहिब जी वालों लगी हुई सेवा दौरान घंटा घर बार-बार ड्यूटी के बार-बार सेवा कर रहे ड्यूटी कर रहे उस सेवादार ते लगी है जो सेवादार दा नीला चोड़ा पा के हाथ विच बरछा फड़ के ते घंटा घर दे बाहर सेवा कर रहा सी। सुखबीर सिंह बादल के सिर के ऊपर से मौत गुजर गई थी। सिर्फ 1 सेकंड से उनकी जान बच गई। फिर भी सुखबीर सिंह बादल ने स्वर्ण मंदिर में दी गई अपनी सजा को पूरा किया। तस्वीरें स्वर्ण मंदिर की सामुदायिक रसोई के भीतर जूठे बर्तन साफ करने की है। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਠੋਕਣਾ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਠੋਕਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਮਾਣ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਗਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ नहीं ਆ। इस हमले का मतलब है कि श्री अकाल तख्त के फैसले को चुनौती दी जा रही है और तय है कि इस घटना का राजनीतिक फायदा सुखबीर सिंह बादल को मिलेगा क्योंकि वो हुक्म को मानते हुए सेवा कर रहे थे। पंजाब में आतंकवाद खत्म हुआ है। अगर सुखबीर सिंह बादल को गोली लग जाती तो ये गोली पंजाब के सीने पर लगती। ये आम आदमी पार्टी और भगवंत मान सरकार पर एक ऐसा दाग है जिसे किसी सफाई से धोया नहीं जा सकता। एक बात साफ है कि पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है और इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी ताकतें इन्वॉल्व हैं। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। एक तरफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाकर अपनी राजनीतिक पिच को मजबूत कर रहे हैं और दूसरी तरफ ठीक चुनाव से पहले पंजाब में इतनी बड़ी घटना हुई है। दरबार साहिब के मुख्य द्वार पर हमला हुआ है और इस बात को आम आदमी पार्टी नकार नहीं सकती है और न ही पीछे हट सकती है। तो इस गोलीकांड की जांच में पुलिस जुटी हुई है और हर एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है। लेकिन स्वर्ण मंदिर के गेट पर जो कुछ हुआ उसने पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। ये मामला आसानी से थमने वाला नहीं है क्योंकि राजनीति अभी लंबी चलेगी।